नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा जंग अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां सिर्फ और सिर्फ तबाही ही देखी जाएगी। अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस ने 72 घंटे में पूरे यूक्रेन को कब्जा कर लेने की एक रणनीति पर काम किया और उसी के तहत एक इंटेंसिव अटैक रूस ने यूक्रेन के सभी बड़ी शहरों पर किया। लेकिन सभी शहरों में भारी तबाही के बाद भी यूक्रेन की सेना और वहां के नागरिक जिस तरीके से बाहरी सपोर्ट के बाद एकजुट खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की योजना कीव सहित यूक्रेन के सभी शहरों को घेर लेने की अब नाकाम होती हुई नजर आ रही। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि रूस के भारी आक्रमण से यूक्रेन की तबाही नहीं हो रही है। तबाही का मंजर चारों तरफ देखा जा सकता है, लेकिन यह युद्ध अब लंबा खिंचने की ओर अग्रसर हो चुका है, क्योंकि कीव के बाहर यूक्रेन की सेना को रोका गया है। हालांकि कीव के अंदर भी रूस की सेना एंट्री कर चुकी है। ये खबरें पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान चली भी हैं और इनकी तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हुई दिखती हैं कि कीव में यूक्रेन की सेना रूस की सेना के बीच भारी और जबरदस्त एक रेजिस्टेंस के तहत लड़ाई हो रही है। लेकिन इसमें कोई भी दावा और उस दावे की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है। युद्ध की स्थिति में लगभग ऐसा होता है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन के लोग अब पूरी तरीके से अपने राष्ट्रपति के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं और उधर रूस ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो फादर ऑफ बॉम्ब का भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। ये बात कहने का मतलब समझना बहुत जरूरी है और जिस बात की आशंका थी वो आशंका अब सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यदि लड़ाई लंबी चली तो यूक्रेन को पूरी तरीके से तबाही मचाने के लिए, उसको तबाह करने के लिए पुतिन के पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचेगा और वो है परमाणु हमला। उस हमले का जिक्र आते ही एक बार आप सिहर उठ सकते हैं, आप कांप सकते हैं, क्योंकि फादर ऑफ बम का जब हम जिक्र करते हैं तो वो सीधे सीधे रासायनिक और परमाणु हथियारों से संबंधित होता है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि जब रूसी सेनाएं यूक्रेन के कई बड़े शहरों में घुसी तो कुछ स्थानों पर उन पर रासायनिक हमला भी किया गया है। रासायनिक हथियारों के हमले को देखते हुए रूस ने बाकायदा अपने सैनिकों को मास्क और वो जरूरी चीजें अब मुहैया करा रही है जो यूक्रेन के शहरों में दाखिल हो रहे हैं। तो ये जो जानकारी है वो इस प्रकार है कि यूक्रेन की तरफ से रासायनिक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है और इस बात को प्रोपोगेट किया है रूस के रक्षा मंत्रालय ने, वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और खबर यह भी है कि 50,000 से अधिक सैनिकों के इलाज की पूरी व्यवस्था सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के पास ये सूचना है कि आने वाले समय में जो भी हमला होगा उसमें कैजुअलिटी रूस की सेनाओं का ज्यादा हो सकता है। लेकिन रूस की सेना यूक्रेन में भारी तबाही मचा रही है और साथ ही साथ जमीन और नभ से जो भी हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो मिसाइल अटैक हो, चाहे वो हथियारों से अटैक किए जा रहे हो, चाहे वो क्रूज मिसाइलों का मामला हो, उन सब मामले में रूस फिलहाल 19-20 नहीं बल्कि 21 पड़ रहा है और यूक्रेन की सेना सिर्फ जमीन पर पूरी तरह से सक्रिय है और रूस के आगे बढ़ती हुई सेना को रोकने के लिए प्रयासरत है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि इस लड़ाई को लंबा खींचा जाए। जहां तक राष्ट्रपति जेलेंस्की का सवाल है, वो बराबर अपने नागरिकों को उत्साहित कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उनके अनुरोध और अपील का असर यह है कि 1 लाख से अधिक और एक अनुमान के मुताबिक 3 लाख से अधिक लोग
यूक्रेन छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में हैं। पोलैंड में सबसे ज्यादा इस समय शरणार्थी पहुंचे हुए हैं। लेकिन खबर यह है कि अब जो लोग अपना देश छोड़ करके यूक्रेन से बाहर जा रहे थे वो लौटने भी लगे हैं। सबसे भारी तबाही ओडेसा, खार्किव, कीव के बाहरी कुछ प्रमुख शहरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ दोनेत्स्क और लुहांस्क में भी भारी बर्बादी का मंजर देखा जा सकता है। लेकिन यूक्रेन की सेना स्ट्रीट फाइटिंग के जरिए रूस की सेना को इन्वॉल्व करना चाहती है, उन्हें रोक के रखना चाहती है, ताकि 30 देशों का जो समर्थन यूक्रेन को मिला है, जिसमें नाटो, यूरोप के तमाम प्रमुख देश, रूस, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं, उनके पास जो भी प्रमुख घातक हथियार उपलब्ध हैं, उनका खेप, उनका जखीरा यूक्रेन भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। और यदि ये हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को मिले तो रूसी सेना, जो कि यूक्रेन के कई बड़े शहरों में घुस चुकी है, उनको भारी रेजिस्टेंस का सामना कराने के लिए और बुरी तरह से उनको स्ट्रीट फाइटिंग में तबाह करने की पूरी रणनीति बन गई। और माना यह जा रहा है कि जेलेंस्की और उनके कमांडर्स को अब बाहरी सपोर्ट और सैन्य जो रणनीति होती है उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। इसमें नाटो फोर्स के कुछ कमांडर्स की भी भूमिका अब बताई जा रही है। तो नाटो के फोर्स की कोई भी, किसी भी देश की सेना न तो जमीनी स्तर पर और न वायु स्तर पर कोई भी आक्रामक कार्रवाई करने का संकेत दे रही है। लेकिन खबरों के मुताबिक उनकी पूरी सहायता इस समय यूक्रेन को पहुंचाई जा रही है। इस खबर के साथ कि अब रूस ने अंतिम विकल्प पर बातचीत करना शुरू कर दिया है। एक मैराथन बैठक में और महत्वपूर्ण बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने यह तय किया है कि फादर ऑफ बॉम्ब को और उस पूरे सेल को एक्टिवेट करने वाला रूस का विशेष सैन्य दस्ता पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है और प्रमुख रणनीतिक केंद्रों पर उन मिसाइलों की तैनाती की जा रही है जो यूरोप के किसी भी देश, यूक्रेन और यहां तक कि अमेरिका में भी भारी तबाही मचा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया है कि रूस पर भारी सैंक्शंस के बाद दूसरा विकल्प एक ही बचता है, वो है परमाणु युद्ध। और अगर परमाणु युद्ध की बात जो बाइडेन की तरफ से की गई है तो इसका संकेत साफ है। और उसी संकेत को देखते हुए रूस ने अपने परमाणु सेल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है और उसका नाम दिया गया है फादर ऑफ बॉम्ब एक्टिवेशन मोड। और इस मोड में आने के बाद अगर ये लड़ाई लंबी चली तो रूस फादर ऑफ बॉम्ब का इस्तेमाल भी करेगा। हो सकता है ये घातक रासायनिक हथियारों का प्रयोग हो या फादर ऑफ बॉम्ब में जो सबसे कमजोर स्थिति बॉम्ब की होगी, अगर वो कीव शहर पे छोड़ा गया तो पूरा कीव और उसके इर्द गिर्द का एरिया मिनटों में समाप्त हो सकता है। और आप उस स्थिति का सहज अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि जापान का हिरोशिमा और नागासाकी इतिहास में इस बात के लिए दर्ज है कि वो कुछ ही मिनटों में तबाह हो गए थे और लोगों की चीख पुकार जो उस समय उठी थी उसकी आवाज आज कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सुनाई दे रही है। लेकिन अगर फादर ऑफ बॉम्ब का इस्तेमाल रूस ने किया तो क्या नाटो सेना बैठेगी, क्या जर्मनी फ्रांस बैठेंगे और क्या अमेरिका चुप होकर के ये सब देखता रहेगा? सच तो यह है कि तबाही यूक्रेन की होगी, लेकिन लड़ाई एक ऐसी होगी जो पूरी दुनिया के शांति को खतरे में डाल देगी, जिसका अंदेशा बार बार जताया जा रहा है। और अब जबकि लड़ाई लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है, 72 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, स्ट्रीट फाइटिंग में रूस की सेना को यूक्रेन की सेना भारी चुनौती दे रही है और उस बड़ी चुनौती का सामना अगर करना पड़ा रूस की सेना को तो हेवी फायरिंग और बॉम्बिंग के बाद एक ही विकल्प बचेगा कि यूक्रेन की सेना का मनोबल तोड़ा जाए, राष्ट्रपति जेलेंस्की को किसी भी स्थिति में गिरफ्तार किया जाए
और वहां पर एक कठपुतली सरकार बैठाया जाए, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना अब कम दिख रही है, क्योंकि 30 देशों का जिस तरीके से समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है, उससे यूक्रेन के राष्ट्रपति मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को आगे कुछ समय तक लड़ते हुए दिखाना चाहते हैं। और यूक्रेन की एक रणनीति यह भी है कि जब रूस की सेना सभी शहरों में पूरे शहर को कब्जा करने के लिए आगे बढ़े, तो वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाए, और अगर यूक्रेन के नागरिक मारे जाते हैं तो रूस एक वॉर क्रिमिनल के तौर पर ऐसा देश शामिल होगा, ऐसे देशों में शुमार होगा जो वॉर क्रिमिनल की भूमिका में सामने आएगा, और व्लादिमीर पुतिन एक बड़े वॉर क्रिमिनल के तौर पर घोषित किए जा सकते हैं। और शायद यही कोशिश अमेरिका की है, और इसलिए इन परिस्थितियों में अमेरिका की रणनीति को फिलहाल चुनौती दे रहा है चीन, और चीन बता रहा है कि सबसे बड़ा खतरा वैश्विक शांति के लिए अमेरिका है, क्योंकि 1950 से लेकर के आज तक जितने इस तरह के हमले हुए हैं उसमें चीन सहित तमाम उन देशों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो चीन भी संकेत दे रहा है और सहयोग का वादा कर रहा है रूस से। जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर, उसको कम करने का प्रयास चीन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन क्या चीन अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ रूस के अंदरूनी राजनीति का जहां तक सवाल है, उसमें व्लादिमीर पुतिन के प्रति सभी समर्थन व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम की जो तबाही रूस में हुई है और लोगों को अपने मुद्रा का, अपने जमा हुए पैसे की जो फिक्र है, उसके प्रति लोगों को भली भांति समझाने की कोशिश की जा रही कि जिन्होंने भी अपना पैसा रूस के सेंट्रल बैंक में जमा किया हुआ है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन लोगों का भरोसा जीतना अभी फिलहाल मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सभी देश अब रूस पर वो सारे प्रतिबंध एक एक करके लगा रहे हैं जिससे रूस पूरी दुनिया से अलग थलग हो जाए। ऐसे में यूएई का भारत के रूस के समर्थन में खुले तौर पर आना, भारत का अपने दोस्त के प्रति एक समान भाव रखना, लेकिन यूक्रेन को भी अपनी बात से समझाने की कोशिश करना, और इस प्रक्रिया के तहत जो भी बातें अभी सामने आई हैं वो ये है कि बेलारूस में रूस का प्रतिनिधिमंडल जिस शांति वार्ता के लिए पहुंचा है, वहां यूक्रेन का भी एक दल पहुंचा है, लेकिन दोनों में आमना सामना नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, और आगे का क्या प्रोग्राम है उसके बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रूस आक्रामक देश के रूप में सामने अपने को लाने के बाद भी, बातचीत के बाद शांति कायम करने वाले देश के रूप में भी अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल होता हुआ नजर आएगा, और अमेरिका सहित तमाम देश ऐसा नहीं चाहेंगे कि रूस फिलहाल अपने आप को शांति के लिए प्रयास करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत कर सके। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच 5वें दिन का युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, और थोड़ी सी चूक, हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि थोड़ी सी चूक और उत्तेजना भारी तबाही मचा सकती है। यूरोप में, खास करके पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के वो तमाम देश जो इस समय रूस को चुनौती दे रहे हैं, वहां पर युद्ध भड़क सकता है। और उन स्थितियों में अगर फादर ऑफ बॉम्ब के इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक देश से मजबूत परमाणु संपन्न देश के रूप में रूस अगर उस स्थिति में पहुंचेगा तो फादर ऑफ बॉम्ब का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगा, क्योंकि ये उसके संप्रभुता और अस्तित्व, साथ ही साथ साख की लड़ाई है। और उस लड़ाई में अगर ये युद्ध 10 दिन से ज्यादा खिंचा तो फादर ऑफ बॉम्ब के इस्तेमाल की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी, उसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 20 अरब डॉलर से अधिक प्रतिदिन का खर्चा रूस को उठाना पड़ रहा है। और अगर ये एक पखवाड़े तक युद्ध चला तो रूस आर्थिक तौर पर बुरी तरह प्रभावित होगा, और उन स्थितियों में रूस में अंदरूनी तौर पर एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह है कि ऐसे विषम परिस्थितियों में रशियन नागरिकों का उत्साह, उनका मनोबल डिगाया नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में
हर एक स्थिति और चुनौती से निपटने के लिए रूस के लोग कितना तैयार हैं, इसका इम्तिहान अभी होना बाकी है, क्योंकि यह युद्ध लंबा चलेगा। क्योंकि कीव में अभी रूस की सेना पूरी तरह से सक्रिय और काबिज नहीं हो पाई है, और जब तक ऐसा नहीं होता है, भारी बमबारी और भारी तबाही मचाने के बावजूद यूक्रेन पर रूस का कब्जा साबित नहीं हो पाएगा। और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने देश के भीतर और साथ ही साथ उन तमाम देशों के लिए एक हीरो के रूप में सामने आ रहे हैं, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने नागरिकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और आर्मी कमांडर के ड्रेस में हर एक स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण केंद्रों पर जाकर के अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि लड़ाई लंबी चलेगी, और लड़ाई जितनी ही लंबी चलेगी उतनी भारी तबाही यूक्रेन में होगी और उतने भारी खतरे का अंदेशा पूरे विश्व, पूरी दुनिया की शांति पर कायम रहेगा। क्या स्थिति होगी, एवी स्टार न्यूज पल पल की जानकारी आपको देता रहेगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर पुतिन की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि वो फर्दर आप बॉम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 21वीं शताब्दी की एक बड़े त्रासदी की ओर पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। अब एक ऐसी सद्बुद्धि की दरकार है जो ईश्वर की कृपा से ही हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक शांति को संभव बनाया जा सकता है। फिलहाल इस बात के लिए हम सभी प्रेरित कर सकते हैं, दुनिया के तमाम देशों के नागरिकों के तरफ से अपील की जा सकती है कि राष्ट्राध्यक्षों के मन में, उनके मनोमस्तिष्क में सद्बुद्धि आए और पूरी दुनिया परमाणु खतरे, परमाणु हमले से मुक्त हो सके। दीजिए इजाजत, नमस्कार।